तो हेलो गाइस, कॉमर्स साइंस फ्यूचर एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आ चुकी है पदार्थ, धातु और अधातु। हाँ बेटा, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु आप लोगों के बीच में लेके आ चुकी है साइंस फ्यूचर एकेडमी। इसी के साथ अगर इस चैप्टर को जानने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो आज देखते हैं आपका मेन टॉपिक पदार्थ, धातु और अधातु, चैप्टर नंबर 4 क्लास 8। इससे पहले साइंस फ्यूचर एकेडमी के द्वारा सभी चैप्टर्स की क्लास आपको निरंतर दी गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर आपको हिंदी मीडियम में आपको हमारे चैनल पर वीडियोस के जरिए मिल जाएंगे। और आपको उनमें भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करें, जिससे हमें जल्द से जल्द पता चले और हम उस टॉपिक पर क्या बनाए, वीडियो बनाए। देखते हैं चलो पदार्थ, धातु और अधातु किस बारे में जानना है चैप्टर में, उसे देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में क्लियर करने हैं वो देखेंगे, और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पढ़नी है वो देखेंगे। देखो बेटा, पदार्थ, धातु और अधातु। सबसे पहले तो हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। धातु और अधातु के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा जो टॉपिक आएगा, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। फिर हम किसके बारे में जानेंगे, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। तीसरा कौन सा देखेंगे, धातु और धातु के धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। चौथा देखेंगे धातु और अधातु के उपयोग। इस चैप्टर में आप इन 4 टॉपिक्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक और मोस्ट टॉपिक क्या है, धातु और अधातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। तीसरा है धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। और चौथा कौन सा है, धातु और अधातु के उपयोग जानेंगे। ये चारों टॉपिक्स यदि आपने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। ये चारों टॉपिक्स यदि आपने क्लियर कर लिए, इसका मतलब मान लो कि आपका चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, क्लियर हो गया। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमारे साथ चलते रहो, लगातार लिखते रहो, लगातार क्या करते रहो, समझते रहो। साइंस का नियम है, जब तक नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, धातु और धातु के बारे में जानकारी। धातु और अधातु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे कि धातु और अधातु होती क्या है। देखो, अभी सिंपल सी चीज देखो आप कि धातु और अधातु दोनों का नाम अलग अलग क्यों रखा है। एक बात बताओ, आपके घर में कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। अगर दोनों का नाम मुकेश रख दिया तो अगर मैं एक मुकेश को बुलाऊंगा मुकेश, तो दूसरा भी मुकेश क्या आएगा, साथ में आएगा। इसीलिए तो इन दोनों का क्या रखा गया, नाम अलग अलग रखा गया, धातु और अधातु। अच्छा, इसके आगे आ क्यों लगाई गई है, क्यों, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है वो इसके अंदर नहीं है। सीधी सी बात है, धातु के अंदर जो क्वालिटी है वो अधातु के अंदर क्या है, नहीं। बहुत सारे गुणधर्म पढ़ेंगे हम, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, पर लेकिन इससे पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि धातु और अधातु की सामान्य जानकारी। जो गुण धातुओं में पाए जाएंगे वो अधातुओं में नहीं पाए जाएंगे, और जो अधातुओं में पाए जाएंगे वो किसमें नहीं पाए जाएंगे, धातुओं में नहीं पाए जाएंगे। सीधी सी बात है, हर इंसान में क्या होती है, कोई क्वालिटी होती है। तो किसी इंसान में कोई क्वालिटी होती है तो किसी इंसान में क्या होती है, कोई क्वालिटी होती है। मतलब अधातु और धातु के गुणधर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब बिल्कुल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे।
ये तो हमने किसके बारे में जाना है, धातु और अधातु के बारे में। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके घरों में कई प्रकार की सामग्री लगी होती है, खिड़की लगी होती है, लकड़ी का ये बोर्ड लगा हुआ है, मतलब लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, आपके हाथ में मेरे हाथ में मार्कर लगा हुआ है। मार्कर किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। लकड़ी का बोर्ड किससे बना है, लकड़ी से बना है। और जो इस हॉल में क्या लगे हुए हैं, खिड़की विंडो लगी हुई है, वो किससे बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। तो ये क्या है, धातु और अधातु है। कौन कौन सी धातु है, कौन कौन सी अधातु है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप जानना सीख जाएंगे। देखते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। आपके जो चैप्टर है उसमें ज्यादा डीपली नहीं बताया है, लेकिन इस क्लास के माध्यम से आपको डीपली क्लासेस मिलेंगी। पहला देखेंगे हम धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, धातुओं के बारे में जानेंगे कि धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जो उन्हें धातु बनाने के लायक है। देखो, सबसे पहला धातु में जो गुण आता है वो आता है बेटा चमकना। चमक का गुण, चमक का गुण। चमक का गुण कौन सा गुण होता है, देखो, धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है। मैंने एक वर्ड लिखा है कि धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः चमकीली होती हैं। मैंने ये क्यों नहीं लिखा इसमें, अच्छा सामान्यतः वर्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं वो चमक रहित भी होती हैं बेटा। ऐसी बात नहीं है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। अब पारा है, पारा कैसा है, चमक रहित है, फिर भी क्या है, धातु है। इसीलिए कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो चमक रहित होती हैं, जिनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन ज्यादातर धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। जैसे देखो, सोना है, धातु है, चमकता है। चांदी है, धातु है, चमकती है। एल्यूमिनियम है, धातु है, चमकती है। सिल्वर है, धातु है, चमकती है। और मतलब बहुत सारे जितने भी देखेंगे आप एग्जाम्पल, सभी क्या होंगी, धातुएं चमकीली होंगी। लेकिन कुछ धातुएं जैसे पारा है, चमक रहित है। और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला गुण कौन सा होता है, चमक का गुण, जिसमें धातुएं कैसी होती हैं, सामान्यतः चमकीली होती है। दूसरा देखो, आघात वर्धनीयता। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता को हम दो भागों में डिवाइड करके जानेंगे। कैसे, आघात वर्धनीयता क्या होती है, आघात वर्धनीयता। आघात मतलब तो क्या होता है, किसी को चोट पहुंचाना क्या कहलाता है, आघात कहते हैं इसने मुझे बहुत आघात पहुंचाया है। सीधी सी बात, आघात मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना या पीट कर। वर्धनीयता मतलब आकार में परिवर्तित, आकार में परिवर्तन। अर्थात धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर उनके आकार में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। धातुओं का वह गुण जिसमें उससे पीट कर आकार में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर आकार में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता।
अच्छा, आपने लोहार को देखा होगा, लोहार लोहे को पीट पीट कर क्या बनाता है, उसकी पतली चादरें बनाता है, पतली सी सेप बनाता है, उसे बिल्कुल पतला कर देता है लोहे को पीट पीट कर। लोहा क्या है, धातु है, इसीलिए। अच्छा, लकड़ी को पीट कर बनाया जा सकता है पतला? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अधातु है। इसके बारे में जानेंगे, पहले आघात वर्धनीय का गुण आप नोटिस कर लिए कॉपी में कि आघात मतलब पीटना और वर्धनीयता मतलब आकार में परिवर्तन, मतलब ऐसी धातुओं का वह गुण जिसमें किसको, धातुओं को पीट कर क्या बना दिया जाए, उसमें आकार में परिवर्तन कर दिया जाए, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आप तीसरा पॉइंट देखिए इसका, तन्यता। कौन सा? तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता बेटा वो गुण है धातुओं का जिसमें उसे खींच कर क्या बना दिया है, लंबा तार बना दिया जाए। ये तार बने होते हैं सिल्वर वगैरह, वो जितने भी आते हैं कॉपर वगैरह के, सब के किससे होते हैं? तन्यता के गुण के कारण होते हैं। मतलब धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर एक लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे तन्यता कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर एक लंबे तार में क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, उसे तन्यता कहते हैं। लिख दूं एक बार, धातुओं का वह गुण जिसमें खींचकर क्या कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए, खींचकर धातुओं को तारनुमा संरचना में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब तक हमने तीन गुण पढ़े, चमक का गुण, आघात वर्धनीयता और तन्यता। तीनों गुणों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसके बाद देखेंगे हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक गुण और पढ़ो आप इसके बारे में, चौथा गुण। वैसे उसे पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप मैं बता देता हूं। चौथा गुण गलनांक। गलनांक का जो गुण होता है धातुओं में सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो धातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर क्या कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है बेटा, Hg पाई जाती है, पारा पाई जाती है। जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, Hg, इसे पारा भी। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी है, Hg है, पारा है। वैसे जो धातुओं का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, गलने की क्षमता। जो धातुएं होती हैं उनको गलाया बड़े हाई टेम्परेचर पे जाएगा, लोहा होगा उसको गलाया बड़े हाई टेम्परेचर पे जाएगा, सोना होगा उसको गलाया कैसे टेम्परेचर पे जाएगा, हाई टेम्परेचर पे जाएगा। सीधी सी बात है, गलनांक वह गुण होता है, मतलब धातुओं का गलने का गुण गलनांक कहलाता है। तो धातुओं का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो धातुओं का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। इसमें ये बात और लिख लो, धातुओं का गलनांक उच्च होता है। वैसे धातुओं का सामान्यतः गलनांक उच्च होता है।
धातुओं का सामान्यतः गलनांक कैसा होता है बेटा? उच्च होता है। लेकिन 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 सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? Hg है। पाला कौन सी है? Hg है। अब किसके बारे में जानेंगे हम? अधातुओं के बारे में जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अधातुओं के देखो, अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं। सामान्यतः भंगुर होती अर्थात इनको पीटकर चूर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं अर्थात इन्हें पीटकर चूर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। अब समझ रहे होंगे भंगुर का अर्थ क्या होता है? पीटकर चूर्ण में परिवर्तित करना। कोई भी चीज हो, कोयला है, कोयला को अगर आप पीटोगे तो कैसे में परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल चूर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, चूर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं अर्थात इनको पीट कर क्या कर दिया जाता है? चूर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। अधातुएं रंग रहित होती हैं। अधातुएं रंगहीन होती हैं, मतलब ये कलरफुल नहीं होती। ठीक है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातुओं में क्या नहीं होती बेटा? चमक नहीं होती। अधातुएं रंगहीन होती हैं। अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं अर्थात इनको पीट कर चूर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? धातु और धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। अब धातु और धातुओं के क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अधातुओं और धातुओं के क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अगर धातुओं के भौतिक गुणधर्म का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे और धातु और धातुओं के किस मतलब क्वालिटी देखेंगे कि धातु और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? सबसे पहले किसके साथ कराएंगे? सबसे पहले हम किसके साथ कराएंगे बेटा अभिक्रिया? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। मतलब जो धातु और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हैं उनके अभिक्रिया सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो इस वाक्य में एक वाक्य लिखना कि यदि धातुओं की अभिक्रिया
ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, धातु कोई सी भी ले लो आप, जैसे Mg प्लस O2, तो कौन सी हो जाएगी? MgO। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दूसरा ले लो, Zn प्लस O2 ZnO। मतलब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या प्राप्त हुआ हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ऐसे ही जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या बना? जिंक ऑक्साइड बना। इसका अब स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। के साथ अभिक्रिया कराते हैं धातुओं की तो क्या बनती है बेटा? हाइड्रोजन गैस बनती है। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होती ही होती है, प्लस उसमें और क्या बनेगा? धात्विक हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा? किसकी? धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं हम, Na ले लो, सोडियम प्लस किसके साथ करा रहे हैं? जल के साथ करा रहे हैं, तो NaOH प्लस H2। देखो सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर ये क्या होता है बेटा? सोडियम होता है। सोडियम सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है, धात्विक ऑक्साइड बना रहे हैं तो धातु कौन सी हो गई? सोडियम और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये बात ध्यान रखने वाली। इसके बाद देखते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अम्लों की।
अम्लों के, किसके साथ? अम्लों के। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण तथा जल बनाती हैं। जैसा कि मैंने बात लिखी हुई है, एग्जाम्पल देखो, Na प्लस, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ो, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके Na प्लस HCl तो NaCl प्लस H2। सॉरी, यहाँ पे जल नहीं बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट करके लिख देते हैं हाइड्रोजन, वो मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक। तो यहाँ पे कौन सी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं? सीधी सी बात है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, धातु कौन सी है? सोडियम है। कौन सी है? सोडियम। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया देखी हमने, अब किसके साथ देखेंगे? हम क्षारों के साथ अभिक्रिया देखेंगे। पहले इसे समझो, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। लवण कौन सा है? NaCl है, और हाइड्रोजन गैस कौन सी है? H2। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्षारों के साथ अभिक्रिया। धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके धातुएं जो होती हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं जो होती हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं जो होती हैं वो बेटा किसके साथ? क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस तथा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपका, आपकी बुक का देखेंगे, वो होगा विस्थापन अभिक्रिया, और मोस्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। मोस्ट टॉपिक एंड फाइनल चैप्टर टॉपिक है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया,
इसमें लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दें, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, उसे अभिक्रिया वो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ज्यादा पावरफुल आदमी कम पावरफुल आदमी को क्या कर दे, हटा दे अपने रास्ते से, तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन। विस्थापन का अर्थ ही क्या होता है, हटाना होता है। जैसे Cu प्लस ZnSO4, तो CuSO4 प्लस Zn, मतलब जो Cu था, कॉपर था, वो अधिक क्रियाशील तत्व था, उसने SO4 को क्या किया, इससे छीन लिया, तो Zn कैसा रह गया, अकेला रह गया, और CuSO4 किसके साथ आ गया, SO4 के साथ आ गया। Cu मतलब होता है बेटा कॉपर, क्या होता है, कॉपर, Zn होता है जिंक, SO4 सल्फेट। तो मतलब कॉपर की अभिक्रिया जिंक सल्फेट के साथ कराने पर कॉपर सल्फेट और जिंक प्राप्त होती। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। अगली जो क्लास होगी बेटा आपकी, वो आपकी क्लास नेक्स्ट डे ही होगी, कल ही होगी, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही आपकी क्लासेस शायद अरेंज की जाएंगी। लेकिन इस टॉपिक को अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझके कमेंट करें, जिससे हम आपकी समस्याओं का क्या कर सकें, समाधान कर सकें। इसी के साथ आज की क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त।